brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। आज चुनाव आयोग की 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और संभव है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाए। क्या इस बार बिहार में एक ही फेज में चुनाव हो सकते हैं? कब चुनाव होंगे? कितने फेज में होंगे? क्या तारीखें होंगी? ये तमाम चीजें जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साफ हो सकती हैं। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की, चुनाव आयोग की तैयारियों की, तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई बात वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जी के साथ। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। विजय जी, आज बड़ा दिन है बिहार के लिए। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है 4 बजे के लिए। माना यही जा रहा है कि आज ऐलान हो जाएगा डेट्स का। जी हाँ, आज बिल्कुल 100% ऐलान हो जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि 7 अक्टूबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले की सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई प्रतिकूल टिप्पणी कर दी तो कहानी बिगड़ सकती है। और अगर आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है, तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देता है। तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि छठ के आसपास चुनाव कराने की मांग सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कही थी। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे थे। 20 को दिवाली है, 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छठ मनाया जाएगा और चुनाव आयोग 28 से 30 दिन, मिनिमम 28 से 30 दिन देना पड़ता है। तो अगर एक फेज में चुनाव हुआ तो क्या 5 नवंबर 6 नवंबर के आसपास चुनाव हो सकता है, या 2 फेज में हुआ तो 5 6, या फिर एक दूसरा फेज 8 नवंबर को और 10-11 नवंबर को गिनती हो सकती है। 24 नवंबर मेरे ख्याल से, या 22 या 24 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होना है। तो नवंबर का जो महीना है वो बिहार चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और अगले महीने, यानी कि अगले महीने हो सकता है कि चुनाव भी हो जाए और परिणाम की घोषणा हो जाए, और जाहिर है कि नई विधानसभा का गठन भी होना है। लेकिन अब बात ये है विजय जी कि चुनाव आयोग की जो टीम थी पिछले काफ़ी समय से बिहार में थी, तैयारियों का जायज़ा ले रही थी और तमाम चीज़ें अब हो चुकी हैं पूरी, और अब ऐलान होने वाला है तारीखों का ऐलान जिस दिन हो रहा है उससे पहले हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में पलड़ा किसका भारी लग रहा है। क्योंकि एक तरफ है एनडीए जो काफ़ी ताकतवर है, जिसकी अभी करंट में सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और दूसरी तरफ है महागठबंधन जो कि इस बार काफ़ी ज़्यादा दमखम लगाकर मैदान में उतरा हुआ है। खासकर राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा सक्रिय बिहार में नजर आए। चुनावों के ऐलान से तकरीबन 4 महीने पहले ही कन्हैया कुमार को बिहार भेज दिया गया। वहां वो पलायन रोको यात्रा कर रहे थे। राहुल गांधी अलग अलग मौके पर हमें बिहार में नजर आए। तेजस्वी यादव भी पूरी ताकत लगाकर मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज या 2 गठबंधन और तीसरे प्रशांत किशोर, त्रिकोण है इस बार पिछली बार चुनाव के मुकाबले, इसलिए चुनाव बड़ा दिलचस्प है। पिछली बार 3 चरण में चुनाव हुए थे, ये मैं थोड़ा याद दिला दूं अपने दर्शकों को कि 3 चरणों में हुए थे। इस बार माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी 1 या 2 चरण की बात कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 चरण से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कम से कम। 243 सीटें हैं, 2 चरण में भी हो सकता है चुनाव। जी हाँ, जहां तक कि आपने ये कहा कि पलड़ा किसका भारी है, तो पलड़ा तो मेरे ख्याल से जनता का ही हमेशा भारी रहता है। अब जनता तय करेगी कि किसके पलड़े में सत्ता डालनी है और किसके पलड़े में अपोजिशन की भूमिका वाला जिम्मेदारी डालनी है। अभी तक जितने सर्वे आए हैं उनका निचोड़ देखा जाए तो एक आध सर्वे हैं जो एनडीए गठबंधन को बहुत ज्यादा बढ़त के साथ जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। बाकी ज्यादातर सर्वे
नजदीकी मामला, बहुत ही क्लोज मुकाबला बता रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को बढ़त बताई जा रही है, लेकिन वो बहुत मामूली सी बढ़त है, परसेंटेज वाइज 1 या 2%, और एरर का मार्जिन ±3%। तो सर्वे वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं उस रूप में। तो सर्वे जो रिजल्ट जो बता रहे हैं, सीटों का आंकड़ा या वोट परसेंट का आंकड़ा, उससे ज्यादा दिलचस्प है, मेरी नजर है कि ये सर्वे जो सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब किस रूप में आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस बार बिहार में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं इसकी 2-3 वजह बता दूं, अगर जवाब लंबा नहीं हो रहा हो तो, कि एक तो 47 लाख वोटर वो नाम कट चुके हैं, 21 लाख नाम जुड़ चुके हैं, और 3.66 लाख फिर वो डिलीशन के तहत काटे जा चुके हैं। तो किसके कहां कितने कटे कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे बूथों की संख्या बताई जा रही है आश्चर्यजनक रूप से, कुछ बूथ जहां पर जो मरने वालों की संख्या है उसमें युवा ही युवा है। ऐसे बूथ बता रहे जा रहे हैं जहां पर पलायन जो लोग कर गए उसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। ऐसे बूथ बताए जा रहे हैं जहां एक एक घर पर 200-250 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो इसलिए कुछ नहीं, पहला इस पर हम विस्तार में आगे बात कर लेंगे। दूसरा, प्रशांत किशोर की भूमिका, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, कितना खेल बिगाड़ेंगे, अर्श से फर्श तक की बात वो कर रहे हैं, या तो अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। तो इतना बड़ा रणनीतिकार जब ये तय नहीं कर पा रहा कि वो अर्श पर रहेगा या फर्श पर, और बिहार जिसकी कर्म भूमि रही है, तो हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है कह पाना। प्रशांत किशोर पर ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार बिहार के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, या वो सिर्फ एक शुरुआती दौर में है अभी, क्योंकि पहला चुनाव वो लड़ रहे हैं एक पार्टी बनाकर, तो यहाँ पर वो वोट काटने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मुझे भी लगता है प्रशांत किशोर जो भी अर्श फर्श की बात करें कि 10 सीट आएंगी या 125 से ज्यादा सीटें आएंगी, उनको भी मालूम है कि अगर 20, 22, 25 सीटें आ जाती हैं तो महाकल्याण हो जाएगा उनका। मुझे लगता है कि वो बिहार की राजनीति में इस बार खूंटा गाड़ने आए हैं। एक बार खूंटा गड़ गया और अगले 5 साल मेहनत की तो फिर चीजें कुछ हो सकती हैं, उनकी तरफ जाती हुई दिखाई दें। प्रशांत किशोर किसके लिए ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं, एनडीए के लिए या महागठबंधन के लिए? देखिए, कोई भी नेता मल्टीपल पर्सनालिटी लेकर, आइडेंटिटी को लेकर चुनाव मैदान में उतरता है। प्रशांत किशोर की भी मल्टीपल आइडेंटिटी है। अगर उनकी आइडेंटिटी युवा संघर्षपूर्ण नेता के रूप में है तो वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर सवर्ण जाति के रूप में उनकी आइडेंटिटी है तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवा उनके साथ जाता है तो वो कुछ हद तक महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर वो कैंडिडेट कैसे देते हैं, किस जाति का कैंडिडेट कहां किस रूप में उतरता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वैसे तो सी वोटर उनको तेजस्वी यादव 36% के बाद 23% के साथ दूसरे नंबर का सबसे पसंदीदा चेहरा मुख्यमंत्री के नाते बता रहा है, लेकिन ये 23% लोग क्या 23% वोटर के रूप में उनके पार्टी को वोट भी देंगे? और अगर दे भी दिया तो सीटें कितनी आएंगी? मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर ने एक टारगेट हो सकता है डबल डिजिट का तय कर रखा हो, कि डबल डिजिट में वोट का परसेंटेज भी हो जाए और डबल डिजिट में सीटें भी हो जाएं। सिर्फ चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ अब बात यह है कि सीट शेयरिंग कब होगी। ना एनडीए का अभी कुछ ऑफिशियल डेटा आया है कि सीट शेयरिंग को लेकर, और ना ही महागठबंधन में अभी तक कोई औपचारिक ऐलान किया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रहा है। देखिए, आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा अगर कर देता है, जो संभवतः कर ही देगा, तो इसके बाद सीट शेयरिंग का मसला थोड़ा सा तेजी से चलेगा। दोनों गठबंधन अपनी अपनी प्रारंभिक बैठकें कर चुके हैं, मोटा मोटा दोनों गठबंधनों का तय हो गया है, उसको रिफाइन करने की जरूरत है। जो कुछ सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर या इधर उधर अखबारों में छप रहा है, उसका अगर मैं निचोड़ पेश करूं तो महागठबंधन में समस्या थोड़ी कम दिखाई देती है।
लेटेस्ट खबर ये है कि लेकिन मुकेश सहनी जो बातें करते हैं विजय डिप्टी जी, चीफ कभी मिनिस्टर के सवाल पर वो बात करते हैं, कभी सीटों के नंबर्स को लेकर वो बात करते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि मुकेश सहनी अभी भी महागठबंधन में एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं जिनको लेकर शायद अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कई पार्टियों में? देखिए, उनका इतिहास भी यही बताता है। पिछली बार वो महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठकर वो एनडीए के कैंप में चले गए थे। इस बार भी कहीं डिजिटल मीडिया पर मैंने खबर पढ़ी कि गुपचुप उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। 1.5% वोट है उनका, 1.25 से लेकर 1.5% वोट। उसका कितना असर पड़ेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हम महागठबंधन से सीट शेयरिंग की जो खबरें आ रही थी उसके हिसाब से लालू की पार्टी 130 पर सहमत होती दिख रही है, कांग्रेस 58 पर सहमत होती दिख रही है। पारस, जो पशुपतिनाथ पारस है, उनके लिए 1 या 2, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी 1 या 2, या पारस के लिए 2 या 3, मुकेश सहनी के लिए 10-12, वाम मोर्चे के लिए बची हुई 25-30 सीटें, कुछ इस तरह का फॉर्मूला है। उधर बीजेपी और जो नीतीश की पार्टी है वो 100-102 के आसपास ऐसा बताया जा रहा है। चिराग पासवान 20 के आसपास, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बाकी 18-20 सीटें बची उठ के आसपास। और अगर मुकेश सहनी उस तरफ चले गए तो स्वाभाविक है उनको भी 7-8 सीटें तो कम से कम देनी ही पड़ेंगी एनडीए को। सीट शेयरिंग को लेकर भी अब थोड़ा सा लगता है कि दोनों अलायंस जो हैं वो अब थोड़ी तेज़ी दिखाएंगे, लेकिन अब बात ये आती है कि इंडिविजुअल जो फेसेस हैं, बात अगर उनकी की जाए विजय जी, चाहे वो नीतीश कुमार के चेहरे की बात करिए, या तेजस्वी यादव के चेहरे की बात करिए, या राहुल गांधी के चेहरे की बात करिए, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात करिए, आपको लग रहा है कि इस इलेक्शन में बिहार में जिस तरीके के इश्यूज रेस किए गए, चाहे एसआईआर का मुद्दा की बात कीजिए, या बेरोजगारी, रोजगार, पलायन, ये तमाम मुद्दे जो उठाए गए, जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को जो नेता उठा रहे हैं उन पर लोग जो हैं वो वोट करने जा रहे हैं, या अभी भी जो एक ट्रेडिशनल तरीके से जो वोटिंग होती रही है भारत में, चेहरे पर ज़्यादा लोग वोट करते हैं, उसी पैटर्न में कुछ इस बार दिखाई देने वाली हैं चीज़ें? देखिए, भारत के लिए, खासतौर से उत्तर भारत के लिए, एक बहुत पुरानी बात कही जाती है चुनाव के लिए कि इन इंडिया पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, यानी जाति को वोट देते हैं। और बिहार में कुछ ज्यादा ही है। अभी भी ये जातियों का जो समूह है, या जो जातियों का समीकरण है, वो बहुत ज्यादा बिगड़ा या सुधरा नहीं है, यानी सबके अपने अपने समीकरण करीब करीब बरकरार हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जाति है, फिर युवा एक बड़ी जाति है, जन जी नाम की एक चीज है। इंडिया में जितने जन जी हैं 13-14 साल से 28 साल के, उसकी सबसे ज्यादा 32% आबादी बिहार में है। 18 से 40 साल की उम्र के 32% लोग हैं, या कुछ 23% लोग हैं। तो यानी हर चौथा वोटर इस श्रेणी में आता है, जिसके लिए बेरोजगारी, परीक्षा लीक के मसले, और इन लोगों ने 11 साल से डबल इंजन की सरकार को देखा है। अब जो 18 साल का है इस समय, 11 साल पहले वो कितने साल का था? 7 साल का था। उसने तो लालू के राज को देखा ही नहीं है। और ये वर्ग बदलाव भी चाहता है। 65% लोग प्रशांत किशोर के अनुसार कह रहे हैं कि बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। तो पलायन का एक बड़ा मुद्दा है। एसआईआर का मुद्दा तो थोड़ा मुझे लगता है पीछे हट गया है, अगर कांग्रेस और लालू की पार्टी को डिगिंग करके कुछ नए तथ्य निकाल के नहीं लाते। लेकिन इन सब पर क्या 10,000 रुपए महिलाओं को, 7,500 कुल मिलाकर 75 लाख महिलाओं को, ये वाली रेवड़ी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है। कई योजनाएं हैं, खजाने खोले जा रहे हैं बिहार चुनाव के लिए, तो वाकई ये चुनाव देखना होगा कि किस तरफ जाता है, किन मुद्दों पर बिहार की जो वोटर्स हैं वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपना
वोट देंगे। लेकिन तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर होने वाली है वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आएगी। संभव है कि आज ही तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से कर दिया जाए बिहार को लेकर। उस पर नजर रहेगी। तमाम डिटेल्स आप देख पाएंगे न्यूज़ तक पर लाइव। विजय जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।